क्लास 10th वेलकम बैक विद द न्यू लेक्चर। सो आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 को फाइनली एंड करने जा रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमने इसके एमसीक्यूज को देखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को देखना है एंड लॉन्ग क्वेश्चन का। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अब क्लास देखिएगा, एमसीक्यूज जब भी ज़रूरी नहीं है। अब जैसा कि हमारे जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें से 20% पेपर ऐसा होगा जो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो सोच समझ के, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी। तो हो सकता है कि जिस तरह के न्यूमेरिकल आपको बुक में दिए, न्यूमेरिकल ने एमसीक्यूज़ हैं, उसमें से थोड़े बहुत पॉइंट को चेंज कर दिया जाए। तो एमसीक्यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले जितने भी उसके ऑप्शंस होंगे उनको ध्यान से देखना है, देन आपने उसके मुताबिक कोई चूज़ करना है। चलिए जी, एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन की सीमत क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम जब भी बात करेंगे, ये देखें, ये देखिए, ये हमारे पास हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल उसी सीमत के क्या करते हैं, मतवाजी। इसके लिए आपने याद रखना है साउंड वेव को, कि जहाँ से आवाज़ जा रही है उसी की सीमत में उसको सुनाई दे रही है। तो साउंड वेव्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और ये चीज़ याद रखनी, लॉन्गिट्यूडनल सीमत के मतवाजे। अब आ जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन की सीमत अमूदन बिल्कुल भी नहीं, मुखालिफ ये तो किसी की भी नहीं होती, दायरे में ये भी किसी की नहीं होती। सो एक ही ऑप्शन बचता है कि वेव की सीमत के साथ साथ जहाँ को वेव जाएगी उसी साइड पे आपकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी होगी। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है, ट्रांसफर वेव का सबसे निचला हिस्सा क्या होता है। ट्रांसफर्स वेव जिसको हमने देखा था, ये वाली, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला। ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोला था, क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या बोला है, ट्रफ। सो हम देख लेते हैं कहाँ पे ट्रफ, ये क्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये तो लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं, ये तो इसमें आ ही नहीं सकते। तो ट्रांसफर्स वेव का सबसे निचले वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ट्रफ। नेक्स्ट देखिए थे, तर्जज़ैल में कौन सी वेव के सफ़र के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। आवाज़, जैसे साउंड वेव है ना, मैकेनिकल वेव, जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनके लिए जो मीडियम है उसकी ज़रूरत होती है। अगर हवा, अभी आप जो बोलते हो तो आपके पास मीडियम कौन सा है, हवा। अगर हवा ना हो तो आपकी आवाज़ ट्रैवल कर ही नहीं सकती। जैसे कि जो खला है, स्पेस है, मून है, वहाँ पर उनको बात करने के लिए ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो आम ज़ुबान में, आम तरीके से जिस तरह हम लोग बात करते हैं ज़मीन पे, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे मीडियम नहीं है। सो कौन सी वेव की सफ़र करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, साउंड वेव। जबकि जो एक्स रेज हैं, लाइट है, ये रेडियो है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखें जी, वेव की कौन सी खासियत उसकी एनर्जी की मिकदार को जाहिर करती। क्रस्ट ये तो पार्ट है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। वेव लेंथ ये तो बताती है कि हमने किसका करना है, एनर्जी का। वेव लेंथ जो है इसका तो उससे कोई रिलेशन ही नहीं, ये तो बताती है ना कि एक क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का या ट्रफ से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस कितना है, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। स्पीड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है एनर्जी से। तो एनर्जी की जो मिकदार है वो हमें किसकी तरफ कौन बताता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमें एनर्जी की मिकदार कैसे बताता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, पीछे भी मैंने लिखवाया हुआ है आपको, कि जो एम्पलीट्यूड है और जो वेव की एनर्जी है वो इनके स्केयर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो एक पॉइंट से कवर करता है, एक पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस जो वेव कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम, एनर्जी कम। तो एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ, एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आ जाता है एक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ये पीछे भी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इसको हाईलाइट भी करवाया था कि ये किसी पे आ जाता है, इसको आपने पॉइंट करना है। मैंने पीछे भी इसके पॉइंट बनवाए थे और अभी भी ये आ गया। ये देखें जी, वेव फ्रंट जिस पर तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी फेज में होते हैं, तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी फेज में होते हैं। सेम यही लाइन लिखी हुई है कि तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी फेज में होते हैं। क्रस्ट के दरमियान का फासला तो वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। क्रस्ट के दरमियान का फासला क्या होता है, वेवलेंथ। तो ये तो वेव फ्रंट नहीं हुआ। वेव का ज़्यादा प्रेशर वाला हिस्सा जहाँ पे दबाव ज़्यादा होता है उसको तो हम कंप्रेशन कहते हैं, वेव फ्रंट तो बिल्कुल भी नहीं कहते। वेव मीडियम का बैरूनी किनारा कहाँ से आ गया, तो ये क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन। वेव का वो तर्ज अमल जिसमें स्पीड की तब्दीली के बाइस
स्पीड की तब्दीली के बाद सिमत तब्दीली, डिफ्रैक्शन तो बिखराव को कहते हैं, जब वो पूरी बिखर जाती है। रिफ्लेक्शन जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चलेगी, तो ये भी नहीं, स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जबकि दूसरा एब्जॉर्प्शन, इसमें तो वेव के लिए तो ये ऑप्शन आता ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन हम वेव में डिस्कस नहीं करते। सो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है 12.6 में, दैट इज़ क्या है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन ही ऐसा होता है ना कि वो आई है, जितनी स्पीड से आई है टकराने के बाद अगर आहिस्ता आई है तो उसकी स्पीड कम चेंज होगी, डायरेक्शन कम चेंज होगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो डायरेक्शन में चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। 12.7 जब सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो वेव की स्पीड और वेवलेंथ में क्या तब्दीली आती है। सुनामी वाला पूरा पॉइंट हमने ये देखे बहुत गहरे की तरफ पड़ा था। ये देखें, जब सुनामी कम गहरे वाले इलाकों की तरफ आती है तो क्या होते हैं, वेव स्पीड भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ती है और वेवलेंथ बढ़ती है, ये तो गलत है ना। अभी हमने पढ़ा कि स्पीड क्या वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम। स्पीड भी, ये देखें, स्पीड कम होती है। 3 चीज़ें मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था तब भी करने कि स्पीड भी कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है, बढ़ता क्या है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो ये वाला देख लेते, स्पीड वही रहती, नहीं जी कम हो जाती है, गलत कह रहे हैं आप, स्पीड बढ़ती है, नहीं जी कम हो जाती है। ये देखें, स्पीड कम हो रही है, यस, वेवलेंथ छोटी यानी कि कम हो रही है, तो ये बी वाला ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट ये 12.8 आ जाता है, वेव का कौन सा तर्ज अमल साउंड को दीवार के पीछे से मुड़कर हम तक पहुंचने की वजाहत करता है। ये हमने पढ़ा था ना कि स्लिट क्या, तो सुराख। तो स्लिट में से जब भी गुजर के टकरा के वापस आती है तो वो हमारे पास क्या होता है, मुड़कर हम तक पहुंचने की वजह डिफ्रैक्शन, जिसमें वो क्या होते हैं, साउंड वेव ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, जिसको हम जुबान में कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्लेक्शन में तो बिल्कुल इसी तरह वापस जहाँ से टकराई उधर से वापस आ गई, नो। रिफ्रैक्शन ये भी नहीं, इसमें तो डायरेक्शन चेंज होती है। इंटरफेरेंस नहीं, वो तो मिलने को कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन है जहाँ पर एक छोटे से सुराख में से आवाज़ निकल के बाहर बैठे हुए लोगों को भी सुनाई दे देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। सो जी, ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन के जैसे जैसे हिंट मैंने बेटे दिए हैं, इधर वैसे ही हिंट आपने देने हैं, ताकि जब हम फाइनल की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो चैप्टर को तरतीब से करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने हिंट दिए हुए, तो हमें उस वक्त परेशान होने की या इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि कहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर्स आपकी एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा आता है। 50% पेपर वो आपको एक्सरसाइज में दे देते हैं, 50% चैप्टर के अंदर से देंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, 50% आपको पेपर जो सा है वो एक्सरसाइज के पीछे से दे देंगे। तो इसको आपने ध्यान से करना है, इसके भी नोट्स बनाने हैं। जिनके नोट्स जो सेल्फ राइटिंग वाले हैं उनके आप नोट्स बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया फिजिक्स के रजिस्टर पे लिख ले। बाकी जो हमारा बुक से ही हो सकता है उसको हम बुक से ही करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती है। वेव के चैप्टर स्टार्ट करने से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करती है। इसमें मटेरियल के जो मीडियम का पार्टिकल है वो तो ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि क्या ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ एनर्जी। सो हम इसका आंसर लिखेंगे कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है, मगर मटेरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। सेम यही क्वेश्चन आप लोग भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिकल वेव की 2 मिसालें दें। मैकेनिकल जिनको गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अभी हम ये MCQs में भी करके हैं, साउंड वेव हवा होगी तो गुजरेंगी, वाटर वेव वाटर होगा तो पैदा होंगी ना। तो मैकेनिकल वेव की 2 एग्जाम्पल कौन कौन सी हुई, साउंड वेव एंड वाटर वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कौन सी वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं। हवा में, खला में, यानी कि जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कौन सी हमारे पास, उन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, लाइट वेव्स हो गई हैं और एक्सरे, इसके अलावा रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, बल्कि लिख लीजिएगा। ये ऐसे ही आपकी इसकी बुक्स पे नोट्स बनने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है। ये एज इट ही आपकी बुक पे लिखा हुआ है। आपने देखे मैंने इसके आगे क्या लिखा, पेज नंबर 35। आपने भी ऐसे ही पेज नंबर 35 लिखना है। देन बेटे आप अपने पेज नंबर 35 पे आएंगे, ये देखें, ठीक है, ये 12.4 यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसवर्स वेव में, एंड देन ये देखें
12.4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से आपने इनके निशान लगाने हैं। फिर देखें 12.4 ये और ये दोनों मिक्स करके आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जी वेव लेंथ से क्या मुराद है। आगे मैंने इसके क्या लिखे, पेज नंबर 36। सो डायरेक्ट आप पेज नंबर 36 ओपन करें। ये पेज नंबर 36 आ गया और ये है हमारे पास वेव लेंथ। सो इसका आंसर मेंशन कर दे 12.5, कंप्लीट वेव लेंथ वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बतानी है। फ्रीक्वेंसी की तारीफ क्या है, वो क्या है, पेज नंबर 36। So here is your page number 36 and this is frequency. So mention your question here 12.6. Then देखें जी हमारे पास क्वेश्चन है समंदर में सुनामी किस वजह से होता है। ठीक है, पेज नंबर 40 comes towards पेज नंबर 40 एंड दिस इज़ योर आंसर 12.7। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरे समंदर में फैल जाता है। इट इज़ द आंसर ऑफ 12.7। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन, तमीरी फ़िक्र के सवालात। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम, क्योंकि ये मैंने आपको खुद लिखवाने हैं, बाकी ये अभी इसी वाले लेक्चर में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले हम ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसके हमने जस्ट निशान ही लगाने हैं। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है वेव बगैर मटीरियल मीडियम के मुंतकिल किए एनर्जी कैसे मुंतकिल करती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें दें। तो मैंने इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 33, यानी कि 32 से लेकर 33 तक इसका आंसर है। ये देखें बेटे, ये आ गया पेज नंबर 32। यहाँ से देखिए मैंने इसका मेंशन कर दिया 12.1, यहाँ से स्टार्ट करने हैं, ये सारा भी आएगा इसके अंदर। अब देखें इसमें सारा आ गया वेव के बारे में, फिर उसने अगला क्वेश्चन यहाँ तक वेव के बारे में आ गया, फिर उसने कहा मिसालों से इसकी वजाहत करें। तो ये इसकी मिसाल आ गई, मिसाल नंबर 1, ये मैंने आपको निशान भी लगवाए, मिसाल नंबर 1 हेडिंग भी बनवाई थी, पानी की वेव। मिसाल नंबर 2 साउंड की वेव। मिसाल नंबर 3 स्प्रिंग वेव। ऐसे ही आपने हेडिंग्स दे के यहाँ तक अपने क्वेश्चन को एंड कर देना। 12.1 लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो ये आप सारा लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और हेडिंग्स दे के, ऐसे ही नहीं लिखना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस करें एग्जांपल्स के साथ, पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34। सो ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 33। ये मैंने पहले भी आप लोगों को MCQ क्वेश्चन लिखवाया था। खैर यहाँ से 12.2 स्टार्ट करेंगे। ये जिस तरह मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं, डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन हमारे पास इसकी क्या आ गई, एग्जाम्पल, और साथ ही हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, और ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। तो यहाँ से हम इस 12.2 का आंसर स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 34 पर यहाँ तक आकर हम इसको एंड कर देंगे। 12.3 क्वेश्चन है जी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक्सप्लेनेशन, वजाहत, डायग्राम और मिसालें। जितनी चीज़ें एग्जामिनर ने पूछी उतनी की उतनी ही आपने बतानी है। उसने 3 चीज़ें पूछी हैं, अगर आप इसमें से डायग्राम मिक्स कर दोगे नंबर कट जाएंगे, मिसालें मिस कर दी नंबर कट गए, वजाहत मिस कर दी नंबर कट गए, तो हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। क्या लिखा है जी, पेज नंबर 35 लिखें आगे, देन आप पेज नंबर 35 ओपन करेंगे। ये रहा जी पेज नंबर 35। 12.3 यहाँ से हम 12.3 को स्टार्ट करेंगे। ये ट्रांसफर्स वेव आ गई, ये इसके डायग्राम आ गई, ये डेफिनेशन आ गई, ये मैंने आपको वजाहत लिखवाई हुई है, और ये मिसाल, ये सारा कुछ। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई, ये आपकी डेफिनेशन आ गई, ये वजाहत, ये इसकी डायग्राम आ गई, एंड देन हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल। और यहाँ तक पेज नंबर 36 पर यहाँ पर आकर आप इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12.4 वेव की खसूसियात, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। ये बेटे 3 पेजेस हैं, पेज नंबर 37, 38 एंड 39। सो ओपन करते हैं 37, 38 एंड 39। ये रहा बेटे पेज नंबर 37। ओके, ये वेव्स की रिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ से जैसे पॉइंट्स बनाए हुए उसी तरह से ये भी आएगा इसमें, ये भी, और फिर वेव की रिफ्रैक्शन, इसमें ये पूरा का पूरा पॉइंट, डेफिनेशन, वजाहत, मिसाल और डायग्राम भी, और डिफ्रैक्शन, ये सारे डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ तक 38 पेज पे यहाँ पर लाकर आप अपना 12.4 एंड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है 12.5 डिफ्रैक्शन क्या है, वेवलेंथ और स्लिट का साइज डिफ्रैक्शन को कैसे
मुतासिर करता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 38 टू 39, 38, दिस वन इज 38, सिर्फ यहाँ से ये देखिए मैंने मेंशन करेंगे आप भी 12.5 वेव की डिफ्रैक्शन, इसमें 3 तरह का था ना, वही लिखना है ये सारा। उसके बाद ये आ जाएगा, ये डायग्राम्स आप सारी ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर 12.4 एंड हो रहा है वहीं पे 12.5 भी आपका एंड होगा। सो ये हमारे पास हो गए इसके लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं जी अपने क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस की तरफ। क्रिटिकल थिंकिंग में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं इसकी आपको पिक्चर अटैच कर रही हूँ बेटे, वो पिक्चर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देन आपने उसको नोट डाउन करना है अपने फिज़िक्स के रजिस्टर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्वेश्चन है, साउंड खला में सफ़र क्यों नहीं कर सकती लेकिन रोशनी कर सकती है, वेव की इकसाम की मदद से वजाहत करें। वेव की 2 इकसाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव होती हैं जिनको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव ऐसी होती हैं जिनको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसलिए साउंड को गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम यानी हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए ये खला में सफ़र नहीं कर सकती। ये बेटे इसका आंसर है जो मैं आपके साथ अटैच भी कर रही हूँ और इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप स्टॉप करके आहिस्ता आहिस्ता नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालिबे इल्म रस्सी के एक सिरे को हिलाता है और गौर से देखता है कि वेव आगे बढ़ती है, ये कौन सी वेव है और इसके पार्टिकल कैसे हरकत करते हैं। हमने पढ़ा था बेटे कि रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स को ट्रांसफ़र वेव कहते हैं और इसके वेव के पार्टिकल वेव की फैलाव की सिमत के अमूदन होते हैं। फिर सुने, ये एक ट्रांसफ़र वेव है, यही पूछा ना ये कौन सी वेव है, तो ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और पार्टिकल कैसे हरकत करते हैं, वेव की फैलाव के अमूदन सिमत में, वेव की यानी कि जिस तरफ को वेव जा रही है उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर, या जिसको हम कह देते हैं अमूदन सिमत में। ये एक ट्रांसफ़र वेव है और इसके पार्टिकल वेव के फैलाव के अमूदन सिमत में हरकत करते हैं। नेक्स्ट है जी 12.3, एम्पलीट्यूड और वेव की एनर्जी में क्या ताल्लुक़ है, मिसाल के साथ वजाहत करें। सो एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेव की एनर्जी के मुरब्बा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड वेव की एनर्जी के मुरब्बा यानी कि स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल, एक बड़े एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा एनर्जी भी कम होगी। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और बताएंगे कि एक बुलंद आवाज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये खामोश साउंड वेव से ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। अगर बुलंद आवाज़ होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई आहिस्ता बोल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और एनर्जी भी क्या होगी, कम। मैं बोल रही हूँ, इसको साथ साथ नोट करें, अदरवाइज़ मैं एंड पे भी इसका एक पिक्चर अटैच कर दूँगी। हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड क्यों सुन लेते हैं, ये भी हमने यहाँ पर भी किया, ये देखें है, हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड क्यों सुन लेते हैं। आगे इसका आंसर भी लिखा हुआ, डिफ्रैक्शन की वजह से। इसको आप ऐसे लिखेंगे, हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड डिफ्रैक्शन की वजह से सुन लेते हैं। अब इसकी वजाहत के, इसकी वजाहत में हम लिखेंगे डिफ्रैक्शन की वजह से साउंड वेव मुड़ती हैं, जब ये दीवार के किनारों के पास से गुजरती हैं तो साउंड फैल कर हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। फिर सुने, हम दीवार के पीछे मौजूद शख्स की साउंड डिफ्रैक्शन की वजह से सुन लेते हैं, डिफ्रैक्शन की वजह से साउंड वेव्स मुड़ती हैं और दीवार के किनारों के पास से गुजरती हैं जिससे साउंड वेव फैल जाती हैं। 12.5, अगर स्लिट का साइज वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है तो वेव स्लिट से गुजरने के बाद क्या तर्ज अमल दिखाएगी। ये वैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पर डिफ्रैक्शन वाले में, यस ये वाला साइज होता है तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है और वाज़िया तौर पर कर्वी वेव्स बनती हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे कि हमें 2 मार्क्स मिल जाएं, तो मैं बोल रही हूँ आप इसको नोट करें, क्वेश्चन भी वैसे मैं अटैच भी कर दूँगी। सो जब कोई वेव किसी ऐसी स्लिट से गुज़रती है
जिसका साइज वेवलेंथ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, तो वो क्या होगी, गुजरने के बाद तमाम डायरेक्शन में या तमाम सिमतों में फैल जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। वेवलेंथ के मुकाबले में स्लिट जितना छोटा होगा वेव उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, स्लिट का साइज वेवलेंथ से जितना छोटा होगा वेव उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। अगर वेवलेंथ के मुकाबले में स्लिट बहुत ज़्यादा छोटी है तो वेव बुनियादी तौर पर बाहर निकलते हुए कर्व की शक्ल इख्तियार कर लेगी। किसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगी, कर्व। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेना चाहता है तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पर दो आपने रुकावटें बना लेनी है, ये छोटा सा सुराख बना देना है, यहाँ पर सीधी सीधी वेव और इसके बाद ऐसे कर्व 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 बना लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज होप सो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि हमें फाइनल में मुश्किल ना हो। थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।